हरिओम। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के मीठे मीठे चिराग जलते हैं। हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं एमपीजीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। दोस्तों, आप एमपी लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको ट्रिक से उसी शब्द को उसी शब्द से जोड़कर ये पूरे ऑन स्पॉट मेमोराइज करवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक पूरा देखें। और यदि आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यहाँ मध्य प्रदेश के जो पुरातात्विक स्थल हैं, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः दोस्तों, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये बात तो आप तय समझ लो। अब हम देखते हैं कि कौन से 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। एक क्वेश्चन हो गया, तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर देगा कि भरहुत पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, इस टाइप से। तो एक तो ये हो गया कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई किसके निर्देशन में हुई। ये जो पुरातत्व वेत्ता होते हैं दोस्तों, इनके निर्देशन में कुछ ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई होती है। वहां से जो अवशेष हमारी प्राचीन सभ्यता के, प्राचीन समय के मिलते हैं, इनको किसी म्यूजियम में या किसी संग्रहालय में इकट्ठा कर लिया जाता है, इनको संग्रहित कर लिया जाता है और ऐसी चीजों को संग्रहित कर लिया जाता है जो वहां से उठने योग्य होती हैं। बाकी जो चीजें वहां से उठने योग्य नहीं होती हैं, जैसे शैलाश्रय हैं या बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो उनको वहीं उनका संरक्षण पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया जाता है। तो दूसरा ये पूछा जाता है आपसे, ये हम चर्चा कर रहे थे कि किस पुरातत्विक स्थल की जो खुदाई हुई है वो किस पुरातत्ववेत्ता के निर्देशन में हुई है, मतलब उनने करवाई है। 2 हो गए। और दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कुछ खास हमारे जो पुरातत्विक स्थल हैं इनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, पशुपालन के अवशेष कहाँ मिले, सती प्रथा का जो प्रमाण मिला वो सबसे पहले कहाँ मिला। तो इस प्रकार से विशेषताएं आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हम आज आपको लगभग 20 से 21 मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल बताएंगे, जिसमें 10 से 12 पुरातात्विक स्थलों की हम विशेषताएं भी आपको मेमोराइज ऑन स्पॉट करवाएंगे। और जितने भी पुरातात्विक स्थलों की विशेषताएं रह जाती हैं, इनको हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। ये हमारा इसका पार्ट फर्स्ट है। तो बगैर देर किए अब हम देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पुरातात्विक स्थल क्या होते हैं, तो हमारी प्राचीन सभ्यता, मतलब हमारे पूर्वजों के रहने के स्थान या उनके पूजा करने के स्थान, मंदिर, ठीक है, या कुछ भी उनसे संबंधित जो भी है। यदि कहीं कुछ थोड़ा सा प्रमाण इसका मिल जाता है तो जो पुरातत्ववेत्ता है, जो पुरातत्व विभाग है, यहां तक जानकारी यदि पहुंच जाती है तो पुरातत्व विभाग जो है ये उन पुरातत्ववेत्ताओं की उपस्थिति में वहां स्थलों की खुदाई करवाता है, जहां से कुछ प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ऐसे स्थानों को पुरातात्विक स्थल कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं हमारा
मध्य प्रदेश का। यहाँ देखो, यहाँ स्थलों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। फिर यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ फिर से स्थलों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ सामने उनकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। पहला दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है, इसका नाम है भरहुत पुरातात्विक स्थल। और जो भरहुत पुरातात्विक स्थल है, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है, कहाँ है? सतना जिले में है। और इस भरहुत पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 में। ठीक है, और दोस्तों जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर से आप नाम सुन लें, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये पहले ऐसे विद्वान हैं जिनने पुरातात्विक स्थलों की खोज करने का सिलसिला प्रारंभ किया। तो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब? 1873 ईस्वी में भरहुत स्तूप की खोज की थी। वो भरहुत कहाँ है? सतना में। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो हम देख लेते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है भर, क्या लिखा हुआ है? भर। और एक यहाँ लिखा हुआ है घम, क्या लिखा हुआ है? घम। यदि दोस्तों घमाघम बादल बरसते हैं, यदि घमाघम बादल बरस रहे हैं, तो हमारे नदी तालाब कुआं सब भर जाते हैं। ध्यान से सुनना, फिर से इधर देखो, यदि हमारे बादल घमाघम बरसते हैं तो हमारे कुआं नदी तालाब सब क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। और यदि सब भर जाते हैं, बरसात होती है, जो तना होता है, क्या होता है? जो तना होता है, ये भी हरा भरा हो जाता है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। 3 फैक्ट हमने आपको बताए। भरहुत स्तूप कहाँ है, ठीक है, या भरहुत पुरातात्विक स्थल कहाँ है? सतना जिले के अंतर्गत आता है। सतना जिले के अंतर्गत एक स्थान है भरहुत। भरहुत स्तूप की खोज या भरहुत पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में खोज की गई थी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं की। जो भरहुत, एक नाम आप ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप इसको पढ़ें भरहुत को, तो आप कहें भरहुत बौद्ध स्तूप। क्या कहें? पूरा नाम यदि आप इसका मेमोराइज करते हो, भरहुत बौद्ध स्तूप, तो यहां से एक चीज आपको तय हो जाएगी कि यहां से बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं के प्रमाण यहां से मिलते हैं। मतलब ये बौद्ध धर्म से रिलेटिव स्तूप प्राप्त यहां पर हुआ है, जिसकी आकृति या बनावट सांची के स्तूप के समान है। तो देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सांची वगैरह के बारे में पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो इसकी विशेषता क्या है? ये बौद्ध स्तूप की खोज यहां पर की गई थी, जिसकी आकृति किसके समान है? सांची के स्तूप के समान है। और पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा, इतिहासकारों द्वारा यह बताया गया कि इस स्तूप का जो निर्माण हुआ था, ये अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सुंदर कलाकृतियां भी मिली हैं, जिनमें बुद्ध भगवान की जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 3-4 विशेषताएं हो गई। अगली विशेषता है कि यहां से खुदाई के दौरान जो भी अवशेष मिले हैं, इनको कहां के म्यूजियम में, कहां के संग्रहालय में स्थापित किया गया है? तो 2 चीजें याद रखना है, कलकत्ता और प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद। कलकत्ता और प्रयागराज के संग्रहालयों में यहां की खुदाई से जो बौद्ध स्तूप वगैरह जो चीजें मिली हैं, इनको कलकत्ता और प्रयागराज में संग्रहित किया गया है। ठीक है, स्तूप को तो नहीं, बाकी अन्य जो चीजें यहां पर मिली हुई है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे भरहुत स्तूप सतना के बारे में। दोस्तों अगला पुरातात्विक स्थल हम देखते हैं, जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। और यदि आप भीम का पूरा नाम याद करते हो, महाभारत के एक पात्र रहे हैं पांडवों में से भीम, आप जानते होंगे। तो दोस्तों जब भी आप भीम का नाम याद करते हो, तो आपको उनका पूरा नाम लेना है भीमसेन। क्या कहना है? भीमसेन। क्या कहना है? भीमसेन। और एक चीज और ध्यान रखना है, भीमसेन बाण नहीं चलाते थे। क्या नहीं चलाते थे? भीमसेन बाण नहीं चलाते थे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भीमसेन बाण नहीं चलाते थे। तो देखो भीम और यहां क्या लिखा है? सेन। इसका मतलब दोस्तों यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि भीमबेटका पुरातात्विक स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको कहना है भीमबेटका पुरातात्विक स्थल सेन से बनेगा, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इसकी खुदाई विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने 1957-58 के दौरान करवाई थी। तो यहां से भी आपसे 3 प्रश्न बन सकते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में है या किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको भीमसेन कहना है, तो भीम और यहां लिखा है सेन, तो ये रायसेन जिला हो जाएगा। इसकी खुदाई किसके द्वारा हुई? तो भीमसेन बाण नहीं चलाते थे, यहां बाकड़कर लिखा है, तो बाकड़कर से बाण याद आप रख सकते हो।
या ऐसा याद रख सकते हो कि मौका आने पर भीमसेन बाढ़ भी चलाते थे। तो यहां से याद आपको हो जाएगा कि भीमबेटका की जो खुदाई हुई वो किसके निर्देशन या किसके मार्गदर्शन में हुई, या इसका पुरातत्ववेत्ता कौन था, तो विष्णु श्रीधर बांकड़कर। ठीक है। और वैसे ही भीमसेन पे भगवान विष्णु की कृपा थी, पांडवों पे भगवान विष्णु की कृपा थी, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं 1957-58 में। अब हम देख लेते हैं दोस्तों भीमबेटका की विशेषताएं क्या रही, यहां से भी प्रश्न बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका। क्यों है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। एक चीज और आपको समझना है कि इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा, तो महाभारत कालीन जो पात्र रहे हैं 5 पांडवों में से भीमसेन, उन्हीं के नाम पर यहाँ इन गुफाओं का जो नाम पड़ा वो भीमबेटका पड़ा। शायद इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पांडव कालीन टाइम पीरियड पर, मतलब जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब महाभारत का युद्ध कब हुआ, तो द्वापर युग में हुआ। ठीक है, तो द्वापर युग में भीम यहाँ पर रहे होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, भीमबेटका। अब ये दोस्तों भीमबेटका है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल मिले हैं। मतलब पुरापाषाण काल के आवासीय पुरास्थल है, मतलब ऐसी चट्टानें, ऐसी गुफाओं की, या जिनको हम शैल आश्रय भी कह सकते हैं, मतलब गहरी गहरी गुफाएं यहाँ पर ऐसी मिली हैं जहां हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव था, वो वहां पर रहा करता था। वहां रहते हुए उसने दीवारों पर कई प्रकार के चित्र, कई प्रकार के रंगों से वहां पर उकेरे हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है ये। और यहाँ पर और क्या विशेषता है, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र व शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आदि मानव द्वारा निर्मित शैलाश्रय और शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों ये इतिहास का जो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास का वह समय जब मानव पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। जब मानव पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, मतलब भाषा का ज्ञान तो उसे था लेकिन उसे लिपि में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, मतलब जब लिखाई नहीं होती थी इतिहास की, ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये भारत का प्रथम स्थान है जहां प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य मिले हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल में मानव वहां पर रहा करता था। ठीक है, कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो गुफाएं हैं या ये जो शैलाश्रय हैं ये पांडवकालीन है, क्योंकि भीम से आप समझ ही जाओगे पांडवकालीन है। हालांकि पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है, ऐसा आप अलग से याद रखें। यहाँ दोस्तों लगभग 600 शैलाश्रय हैं, चट्टानों के आश्रय स्थान, मतलब वहां मानव रह सकते हैं। लगभग 600 शैलाश्रय हैं भीमबेटका में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, मध्य प्रदेश के 3 स्थान है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है, तो उसी में से एक है भीमबेटका। सन 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है, यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। किसे किया गया है, भीमबेटका को। ठीक है, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, देखते जाओ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों यहां से विशेषताएं भी आपसे भीमबेटका की पूछी जा सकती हैं, यहां से पूछी भी गई हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का जो पुरातात्विक स्थल है उसमें आ जाता है नाम एरण। क्या नाम आ जाता है, एरण। और जो ये एरण है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, ये सागर जिले के अंतर्गत आता है। एरण सागर जिले के अंतर्गत आता है। और एरण पुरातात्विक स्थल की खोज जो हुई थी, खोज करने का श्रेय या किसके मार्गदर्शन में यहाँ पर खुदाई की गई थी, तो यहाँ आपको नाम ध्यान रखना है कृष्णदत्त वाजपेयी। क्या नाम रखना है, कृष्णदत्त वाजपेयी। क्या नाम रखना है, कृष्णदत्त वाजपेयी। अब आपको पता होगा कैसे आप इसको याद रखोगे। देखो, एक तो यहाँ लिखा है एरण, रण, रण माने क्या होता है, युद्ध, रणभूमि मतलब युद्ध भूमि। और रण किसने लड़वाया था, महाभारत का जो रण है ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा रण है, सबसे बड़ा ग्रंथ भी महाकाव्य भी महाभारत है, और अब तक का सबसे बड़ा युद्ध भी महाभारत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो महाभारत का रण करवाया था ये किसने करवाया था, कृष्ण भगवान ने करवाया था। रण किसने करवाया था, कृष्ण भगवान ने करवाया था। ऐसे आप याद रख सकते हो कि एरण पुरातात्विक स्थल की खोज कृष्णदत्त वाजपेयी के द्वारा हुई है। ठीक है, और ये जो कृष्ण जो है ये आपको यहाँ से याद रखना है कि ये साग सब्जी ही खाते थे, सादे सिंपल तरीका से रहते थे, तो यहाँ से याद रख सकते हो कि ये एरण जो अभिलेख है या हम कहें कि एरण पुरातात्विक स्थल है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है, सागर जिले के अंतर्गत आता है।
ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एरण अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, या हम कहें कि एरण पुरातात्विक स्थल है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां से विशेषताएं हैं, और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूरे के पूरे भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। दोस्तों सती प्रथा का मतलब होता है कि यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है पत्नी के रहते हुए, तो उसकी पत्नी को उस पति की चिता के साथ में जीवित ही बैठा दिया जाता है पत्नी को, और जलकर पत्नी और पति दोनों, पति की तो डेथ हो ही गई थी, पत्नी की भी डेथ उसमें हो जाती है। ऐसी प्रथा को हम सती प्रथा कहते हैं। प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी राजा राम मोहन राय जी की सहायता के द्वारा। ठीक है, तो भारत में सती प्रथा के प्रचलन के प्रथम साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं, तो ये आपको कहना है एरण अभिलेख में। कहा मिले हैं? एरण अभिलेख में। अब ये कौन से जो किस वंश के शासक का कौन सा ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी पत्नी सती हुई थी, और यहां उस एरण अभिलेख पर यह बात लिखी गई है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, लगभग इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अच्छा, और जो ये भानुगुप्त नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भानुगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के शासक रहे हैं, गुप्त वंश से ये संबंधित हैं। इन्हीं ने इस अभिलेख को लिखवाया था, इसलिए एरण अभिलेख को भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। याद रखना, रण माने युद्ध, तो युद्ध के दौरान कई गुप्त बातों को रखा जाता है, कई गुप्त बातें युद्ध के दौरान की जाती हैं। ठीक है, कई गुप्त रहस्य रखे जाते हैं युद्ध के दौरान। ऐसे आप याद रख सकते हो कि इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। किसे? एरण अभिलेख को कहते हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना, 510 ईस्वी में लगभग इसे लिखवाया गया था। और भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं, तो भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था भोजराज। क्या नाम था? भानुगुप्त के सेनापति भोजराज की मृत्यु पर, ठीक है, भानुगुप्त के सेनापति भोजराज की मृत्यु पर भोजराज की पत्नी वहां पर शहीद हो गई थी। इसका वर्णन एरण अभिलेख में किया गया है, ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक, दो चीजों और याद रखना है कि इस स्थान का नाम एरण क्यों रखा गया। तो यहाँ दो लोक कथाएं या दो किंवदंतियां यहाँ पर प्रचलित हैं। वो क्या है? एक तो यहाँ एरा का नामक घास पाई जाती है, सबसे ज्यादा आज भी पाई जाती है। ठीक है, सागर विदिशा रोड पर ये पड़ता है। तो एरा का नामक घास पाई जाती है, इस कारण से इसका नाम एरण रखा गया। और दूसरा, यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर जो नाग का चित्र बना हुआ है, वो एरा का नामक नाग का चित्र बना हुआ है। तो दो चीजें यहां से याद रखना है, या तो एरा का नामक घास के कारण इसका नाम एरण पड़ा होगा, या फिर यहाँ की खुदाई में प्राप्त जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर एरा का नामक नाग के चित्र बने हुए हैं, इसलिए इस स्थान का नाम एरण रखा गया होगा। और कई बार यहां से और प्रश्न आता है कि जो एरण है ये किस नदी के किनारे है, तो ये सागर में बेतवा और बीना, बेतवा और बीना नदी के किनारे है। कई बार कई लोग कहते हैं बेबी रण नहीं करो, क्या कहते हैं? बेबी, तो बे से बेतवा, बी से बीना, बेबी रण नहीं करो, रण से एरण। यदि आप दोस्तों एक ट्रिक याद रख लेते हो कि बेबी रण नहीं करो, रण मतलब लड़ाई युद्ध ना करो, बी से बेतवा, बी से बीना, बेतवा और बीना दोनों नदियों के तट पर स्थित है एरण नामक स्थान। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों आगे देखते हैं 4 नंबर पे, फिर अगले हम पुरातात्विक स्थल की ओर आते हैं। तो अगला चौथे नंबर का पुरातात्विक स्थल है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल, और ये किस स्थान पे है? ये होशंगाबाद जिले में है। और आपको पता ही है कि होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यदि कभी पूछा जाए कि आदमगढ़ किस नदी के तट पे है, तो नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि होशंगाबाद में है आदमगढ़? आपको पता होना चाहिए, यदि आपके सामने आदमखोर बाघ आ जाए, देखो बाघ होता है आदमियों को खाने वाला, उसे हम आदमखोर बाघ कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपके सामने आदमखोर बाघ आ जाए तो आप होश खो दोगे। क्या कर दोगे? आप होश खो दोगे। तो यहीं से आपको याद रखना है कि आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल और आदमगढ़ की गुफाएं ये कहां है? होशंगाबाद में है। ठीक है, और आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पी.भी. जोशी और एम.डी. खरे के द्वारा 1960-61 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा?
पी.भी. जोशी और एम.डी. खरे के द्वारा की गई थी। किस स्थान की खोज? आदमगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल की खोज इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार यदि आदमखोर बाघ आ जाए और यदि वो जोश में आ जाए तो जोशी बन जाएगा। आदमखोर बाघ यदि जोश में आ जाए तो आपकी खारी उठ जाएगी, खारी से खरे बना लेना। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों आदमगढ़ की कुछ विशेषताएं। एक चीज याद रखना, एक विशेषता सब में कॉमन है, सभी जगह लगभग कॉमन है, और वो विशेषता क्या है? पाषाणकालीन नहीं, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण वहां पर मिले हुए हैं कई स्थानों पर। हम अभी आपको आगे बताएंगे। देखते हैं आदमगढ़ की विशेषताएं। तो पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहां पर मिले हैं। पाषाण मतलब पत्थर। एक चीज याद रखना कि जो आदमखोर बाघ है, हो सकता है कोई आदमी उसे पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर मारकर भगाने का प्रयास करे, तो यहां से आपको याद हो सकता है दोस्तों कि पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे पुराने साक्ष्य, मतलब पाषाण काल मतलब जब लोग अपना जो अपने पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, वो केवल पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थर की गुफाओं में रहते थे, पत्थर के सिलों पर वो सोते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है। पत्थर के ही पहिए बनाते थे, मतलब सब कुछ पत्थर का ही करते थे, पत्थर के ही सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। धातु की खोज नहीं होती है, तो उसे पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। तो पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां मिले हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद में। एक चीज और यहां से याद रखना है, आदमखोर बाघ। अब ये आदमखोर बाघ क्या है? ये पशु है। तो यहां से आप याद रख सकते हो, यदि ये पशु है तो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण या पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां पर मिले हैं दोस्तों? तो ये भी आदमगढ़ में ही मिले हैं। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में मिले हैं? तो आपको कहना है आदमगढ़, होशंगाबाद। ठीक है। एक दो विशेषताएं और देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युगीन औजार भी यहां पर मिले हैं और विश्व प्रसिद्ध चित्रित शैलकृत गुफाएं भी यहां पर हैं। ठीक है। ये तो हम पहले ही बता चुके कि आदमगढ़ की गुफाएं भी हैं होशंगाबाद में। उन्हीं स्थानों पर ये पुरातात्विक स्थल है, गुफाओं के ही पास में। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ये विशेषताएं आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों आप प्लीज स्किप ना करें, बस थोड़ा सा और आप इसको देखें। ये हमारी 4 विशेषताएं, मतलब 4 पुरातात्विक स्थल हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई, खोजें हो गई, किस सन में हुई, ये जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं 5 नंबर पे। ठीक है दोस्तों। तो 5 नंबर पे यहां पर लिखा हुआ है स्थल का नाम और यहां पर लिखी हुई है विशेषताएं, इनको हम देख लेते हैं। दोस्तों प्लीज यदि यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप लाइक कर दें, धन्यवाद। यदि लाइक कर दिया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं लगता आपका। और हमारे गाने के बारे में जरूर लिखें 2 लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले स्थल का नाम है कसरावद। क्या नाम है? कसरावद। और ये कसरावद जो पुरातात्विक स्थल है, ये किस स्थान पर है? खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। कहां? खरगोन जिले के अंतर्गत। अब आपको पता है खंडवा खरगोन, ठीक है, महेश्वर, यहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये कसरावद किस नदी के तट पर होगा? यदि खरगोन में है तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित ये होगा। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? तो यहां लिखा है खर से बना दो खरा या खरगोश, और जो भी खरगोश है वो कैसा है? सड़ा है। कोई खरगोश कहीं सड़क पे या जंगल में डला हुआ है और वो कैसा है? सड़ा। तो सड़ा खरगोश, ये लिखा खर से खरगोन और सड़ा खरगोश। तो कसरावद कहां है? खरगोन में है। और कसरावद पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, या किसके मार्गदर्शन या किसके निर्देशन में ये इसकी खुदाई की गई थी इस पुरातात्विक स्थल की? V.R. करंदीकरण। किसके मार्गदर्शन में? V.R. करंदीकरण। ठीक है। वैसे आपको पता है कि कर्ण बाण वगैरह चलाते थे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कर्ण ने खरगोश को बाण मार दिया होगा, ऐसा याद रखना है। ठीक है। जब परीक्षा हाल में आप बैठते हो, गारंटी है भाई, माइंड आपका तुरंत रिकॉल कर देता है यदि ऐसी लॉजिक लगा के आप पढ़ते हो तो। कर्ण ने खरगोश को बाण मारा होगा, कर्ण देख नहीं पाए होंगे और वो सड़ रहा होगा, तो कसरावद सरा बसा रहा होगा। ठीक है। तो V.R. करंदीकरण ने इसकी खोज की थी। अब हम देखते हैं इसकी कसरावद की विशेषताएं। तो क्या विशेषता है इसकी? सबसे पहले तो एक विशेषता यह है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा के पूर्व 200 साल पहले। ठीक है। 2री ईसा पूर्व, ठीक है, या ईसा की 2री शताब्दी पूर्व की सभ्यता के प्रमाण यहां पर मिलते हैं कि ईसा
कि 200 साल पहले की, ईसा के जन्म होने की 200 साल पहले हमारी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, लोग कैसे रहा करते थे, ठीक है, तो उससे संबंधित यहां पर अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और देखो अब ऐसे याद रख सकते हो, यदि ईसा पूर्व 200 साल के प्रमाण यदि आपको मिल रहे होंगे तो वो सड़े ही मिल रहे होंगे, सब सामान सड़ा ही होगा, तो सरे होंगे, सरा होगा, मतलब कसराबाद में मिले हैं। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। आप समझ गए होंगे। 6 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, तो अगला जो हमारा पुरातात्विक स्थल है इसका नाम है नागदा। और आपको पता होना चाहिए कि नागदा उज्जैन से अलग होकर खुद एक अब जिला बन चुका है। ये वीडियो हम 2022 में अपलोड कर रहे हैं, तो उस समय नागदा स्वयं एक जिला है। नागदा पुरातात्विक स्थल की जो खोज करी थी वो हुई थी हंसमुख धीरजलाल सांकलिया द्वारा। किसके द्वारा? हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा नागदा पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी। और आपको पता है कि ये नागदा चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नागदा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे नदियां भी पूछ लेता है कि किस नदी के तट पर इस पुरातात्विक स्थल की खोज हुई है, तो नागदा की खोज हुई है कहां? चंबल नदी के तट पर। कैसे आप इसको याद रख सकते हो? तो भाई जिसके हाथ में गदा होगा, तो गदा किसके हाथ में होता है? जो बलवान होता है। तो बल शब्द वहीं लिखा है, वहीं गदा लिखा है। ठीक है, भीम थे, दुर्योधन थे, बलवान थे, तो इनके हाथ में गदा होता था। तो गदा से नागदा और बल से क्या बनेगा? चंबल। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे कि हाँ, यदि किसी के हाथ में गदा रहता है, मान के चलो किसी के हाथ में गदा रहता है, तो वो व्यक्ति फिर कैसा रहता है? तो वो व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? हंसमुख रहता है। कैसा रहता है? हंसमुख, क्योंकि वो तो ताकतवर है, उसके हाथ में गदा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि नागदा की खोज हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा की गई थी। अब हम देख लेते हैं यहाँ के कुछ विशेषताएं नागदा की। तो एक विशेषता है कि यहाँ नागदा में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये कॉमन शब्द है जो हम अभी आपको बता रहे थे। अधिकांशतः मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थलों में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यदि ये ऑप्शन आपको आता है तो 90% ये ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ये लगभग सभी जगहों पर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं मध्य प्रदेश में खुदाई के दौरान। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं फिर क्या मिला है यहाँ। फिर हमें मिले हैं यहाँ पर अनाज के अवशेष। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ कहीं देखो, आप कहीं भी देख रहे हैं, पशुपालन हो गया, सती प्रथा हो गई, अनाज के प्रमाण कहीं नहीं मिलते। अनाज के प्रमाण केवल कहां मिलते हैं? नागदा में। कहां मिलते हैं? नागदा में। और वैसे ही आपने देखा होगा कि अनाज के खेतों में अधिकांशतः चावल, धान वगैरह, गेहूं वगैरह के खेतों में या मूंग, उड़द वगैरह के खेतों में आपने देखा होगा कि कई बार नाग निकल आते हैं उन खेतों में। क्या निकल आते हैं? नाग। तो खेतों में होता है अनाज, या अनाज में भी नाग, जहां अनाज का भंडारण होता है वहां भी नाग छुप करके बैठे होते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि नागदा पुरातात्विक स्थल में अनाज के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अनाज के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण युग के बाद के होंगे जब अनाज की खोज हो गई थी। वहां ताम्र पाषाण में तो आदि मानव मांस ही खाता था, कंदमूल फल ही खाता था। ठीक है, एक चीज और यहां से हमें याद रखना है कि विदेशी आक्रमण के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं। तो दोस्तों विदेशी आक्रमण के प्रमाण भी नागदा पुरातात्विक स्थल में मिले हैं। अब विदेशी यदि आक्रमण करते होंगे, कैसे आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों? तो आप खुद दिमाग लगाओ। यदि विदेशी लोग आक्रमण करते होंगे तो गदा लेके करते होंगे। गदा ये अस्त्र शस्त्र होते हैं। ठीक है, फेंक कर चलाए जाते हैं, वो अस्त्र कहलाते हैं, हाथ में लेकर। गदा तो शस्त्र है, तो ये शस्त्र है। तो विदेशी यदि आक्रमण शब्द आ जाए तो आपको ये हथियार ही लिखना है, गदा। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे किसके बारे में? कायथा। या दोस्तों कई बार यहाँ कायथा की जगह पर लिखा होता है काफित्त का। आपको पता होना चाहिए ये जो कायथा या काफित्त का गुरुकुल जो रहा है, ये गुप्त काल के टाइम पीरियड पर ये ज्योतिष शिक्षा और गणित शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था गुप्त काल में। क्या? काफित्त का या कायथा। ये बराहमिहिर के पिताजी का नाम था, कायथा या काफित्त का। ठीक है, वो बराहमिहिर कहां से संबंधित? तो आपको पता होगा कि जो बराहमिहिर है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पीरियड पर उनके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे, जो अवंतिका या उज्जैन के शासक हुआ करते थे। तो कायथा कहां है? उज्जैन में। एक चीज याद हो गई। या फिर याद यदि आपको नहीं होता है दोस्तों कि कायथा उज्जैन में है पुरातात्विक स्थल, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। आपने देखा होगा जैनों की ज्यादा किराने की दुकान होती है, और कत्था कहाँ मिलता है? तो जैनों की दुकानों पर मिलता है सबसे अच्छा कत्था। ऐसे करके दोस्तों आप याद रख सकते हो कि कायथा पुरातात्विक स्थल कहाँ है?
उज्जैन में है। और वैसे ही आपने देखा होगा कि कथा का जो कलर होता है ये कैसा होता है, काले कलर का होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। और कायथा पुरातात्विक स्थल की खोज भी किसके द्वारा हुई थी, तो ये भी बांकड़कर के द्वारा ही हुई थी। किसके द्वारा, बांकड़कर के द्वारा ही हुई थी। क्योंकि जब आप कत्था खा लेते हो तो बांक मतलब बातचीत करते आपसे ज्यादा नहीं बनती, तो यहां से बांकड़कर आप याद रख सकते हो। अब कायथा की विशेषता क्या है, तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ पर भी मिले हैं। ये कॉमन शब्द है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ 8 नंबर पे लिखा है त्योंथर। और दोस्तों ये जो त्योंथर पुरातात्विक स्थल है ये किस स्थान पर है, रीवा। कहा, रीवा। कई बार आपने देखा होगा महिलाएं एक स्थान पर बैठ जाती हैं और चर्चा करती हैं। क्या करती हैं कि क्यों री तुम तो ज्यों की त्यों हो, तो री क्यों री, या एरी तुम तो ज्यों की त्यों हो। ठीक है, एरी, री से बनेगा रीवा और ज्यों की त्यों हो त्यों से बनेगा त्योंथर, या फिर आप याद रख लेना सीधा त्योंथर रीवा। ठीक है, तो त्योंथर पुरातात्विक स्थल कहाँ है, रीवा। इसकी विशेषता क्या है, 3री और 4वीं सदी के नगरीय सभ्यता के प्रमाण यहां भी मिलते हैं कि 3री और 4वीं शताब्दी में लोग किस प्रकार से नगर बना करके रहते थे। ये प्रमाण कहां मिलते हैं, रीवा। ठीक है, या रीवा को उल्टा कर लेना तो बारी, बारी। अब कई लोगों के पास बारी मतलब बाली, कानों में पहनने वाली, तो कई लोगों के यहाँ 3 और 4 जोड़ी बारी होती है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, तो रीवा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 9 नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है पीतनगर। और ये पीतनगर कहाँ है, खरगोन में। ठीक है, अब यहाँ हमने विशेषताएं नहीं बताई हैं। ये लगभग 20-21 पुरातात्विक स्थल आज हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो देखते हैं पीतनगर कहाँ स्थित है। पीतनगर पुरातात्विक स्थल खरगोन में। ठीक है, पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे। तो जितने पुरातात्विक स्थल रह गए हैं वो इन सब की विशेषताएं भी आपको बताने का प्रयास करेंगे उसमें। आज इतना ही। तो पीतनगर कहाँ है, खरगोन। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो दोस्तों, तो ऐसा याद रखना आप कि किसी के पास में कोई गन है, कोई बंदूक है और उसका रंग कैसा है, पीला। या किसी ने खरगोश पाले हुए हैं, किस कलर के खरगोश पाले हुए हैं, पीले कलर के खरगोश। तो पीतनगर कहाँ हो गया, खरगोन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पुरातात्विक स्थल है खेड़ीनामा। और खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद जिले में आता है खेड़ीनामा, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शराब वगैरह पीते हैं, तो यदि वे होश में नहीं रहते हैं, ठीक है, या बाद में होश में आते हैं, होश में नहीं रहते हैं, तो उनपे खेड़ीना मतलब खड़े होते नहीं बनता। यदि व्यक्ति होश में नहीं होता है तो होश से बनेगा होशंगाबाद, और खड़े होते ना बनता तो खेड़ीनामा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ 10 नंबर पे लिखा हुआ है आबरा और इंद्रगढ़। 2 आपको याद रखना है, आबरा और इंद्रगढ़। ये 2 पुरातात्विक स्थल कहाँ हैं, ये मंदसौर में है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सौर। सौर माने सूर्य। ताप के देवता कौन है, सूर्य। ठीक है, और वर्षा या जल के देवता किसे कहा जाता है, इंद्र को। तो सूर्य के साथ में आप इंद्र को लगा दो तो इंद्रगढ़ भी वही हो जाएगा, कहां, मंदसौर में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ व्यक्ति दोस्तों ऐसे होते हैं जो आवारा टाइप के होते हैं, मतलब जिनको टाइम वगैरह की ज्यादा फिक्र परवाह नहीं होती है, जो आवारा टाइप के होते हैं वो मंद मंद घूमते रहते हैं यहाँ वहां। ठीक है, तो ये आवारा व्यक्ति आवारा व्यक्तियों को मंद मंद घुमाना है, तो आवारा भी पुरातात्विक स्थल कहां हो जाएगा, मंदसौर में हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं, 12 नंबर पे लिखा है जूना, एरबास और तादोल। 2 पुरातात्विक स्थल, कौन सा, जूना, एरबास और तादोल। ये 2 पुरातात्विक स्थल, ये किस स्थान पे है दोस्तों, ये उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में एक और है डांगवाला। कौन सा है, सबसे नीचे 20 नंबर पे देखो आप, उज्जैन में एक और पुरातात्विक स्थल है, उसका नाम है डांगवाला। तो डांगवाला भी कहाँ है, उज्जैन में। अब दोस्तों आप एक ट्रिक याद रख लो, मान के चलो कोई जैन है, इसकी जूतों की दुकान है। ठीक है, हालांकि उनकी होती नहीं है, पर ट्रिक है ये कि आपको कोई जूते खरीदना है और किसी जैन की ही दुकान से खरीदना है, क्योंकि वहां आपको ज्यादा कंसेशन मिलेगा। ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हो। तो आपको, और जूते का नाम है डांगवाला। ठीक है, या कोई जैन है डांगवाला, या डागवाला कोई जैन है, उसकी दुकान से आपको जूता खरीदना है। तो जूता खरीदना है डांग वाले जैन की दुकान से। फिर से सुन ले आप, जूता खरीदना है या जूता लेना है डांग वाले जैन की दुकान से। तो जू से बनेगा जूना, एरबास पुरातात्विक स्थल,
ता से बनेगा तादोल पुरातात्विक स्थल, और डाग वाले की दुकान से खरीदना है तो डाग वाला पुरातात्विक स्थल, और जैन की दुकान से तो ये सभी जूना एरवास, तादोल और डांग वाला ये पुरातात्विक स्थल आपके कहां हो जाएंगे, ये उज्जैन जिले के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 13 नंबर पे लिखा है त्रिपुरी। ये तो आपको पता ही होगा, त्रिपुरी बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये जबलपुर में है। ठीक है, त्रिपुरी देवी का यहाँ पर मंदिर भी है। त्रिपुरी एक महिला का नाम था। ठीक है, या फिर ऐसा याद रखना कि यदि आप बासी वगैरह पूरी खा रहे हो तो बहुत बल लगाना पड़ेगा दांतों से। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर पे लिखा है बेसनगर विदिशा, विराटनगर शहडोल, नावदा टोली खरगोन और निन्नौर गांव सीहोर। यहां भी दोस्तों हम एक ट्रैक बना सकते हैं। देखो ट्रैक कैसी बन रही है, एक शुरू का अल्फाबेट वर्ण यहां से ले लो और शुरू का अल्फाबेट यहां से ले लो। तो दोस्तों एक ट्रैक बन रही है यहां पर बेबी। क्या बन रही है, बेबी। बेबी का मतलब क्या होगा कि बेसनगर पुरातात्विक स्थल विदिशा में है। या फिर यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आपको ये पता होना चाहिए कि विदिशा का ही प्राचीन नाम बेसनगर और भेलसा हुआ करता था। ठीक है, तो बेबी आप याद रखो, इसका मतलब क्या होगा कि बेसनगर पुरातात्विक स्थल कहाँ है, विदिशा में है। ठीक है, एक चीज हो गई बेबी। फिर यहाँ लिखा है बिस, तो बेबी और यहाँ लिख दो आप बिस। इस बिस का मतलब दोस्तों क्या होगा, बिस का मतलब होगा बी से बन जाएगा क्या, विराटनगर, और सा से बन जाएगा क्या, शहडोल। विराटनगर पुरातात्विक स्थल कहाँ है, शहडोल में। ठीक है, बेबी बिस। यहाँ एक चीज और आप याद कर सकते हो, सीनी। क्या याद रख सकते हो, सीनी, सीनी। तो ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिक हो जाएगी सीनी बेबी बिस करो। ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, सीनी, ये सीनी शब्द लिखा है दोस्तों, सीनी बेबी बिस करो। तो सीनी से समझो, सी से बनेगा सीहोर में है, नी से बनेगा निन्नौर गांव। निन्नौर गांव पुरातात्विक स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है, सीहोर के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर यहाँ बेबी से क्या बनेगा, बेसनगर पुरातात्विक स्थल विदिशा के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ बेस शब्द लिखा है तो विराटनगर पुरातात्विक स्थल शहडोल के अंतर्गत आता है। और ये नावदा टोली जो है ये अलग से बता रहा है 18 नंबर पे, नावदा टोली पुरातात्विक स्थल खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो खरगोश होते हैं अधिकांशतः वो टोली बना के रहते हैं, गुट में रहते हैं। ठीक है, कम से कम 2-4 खरगोश एक साथ आसपास रहते हैं, तो खरगोशों की टोली बनवा देना है। फिर से सुन लो, खरगोशों की टोली बनवाना है, रहते हो चाहे नहीं रहते हो, आपको खरगोशों को टोली में ही रखना है। तो नावदा टोली कहां हो जाएगा दोस्तों, खरगोन में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर पे लिखा है जटकारा। जटकारा पुरातात्विक स्थल किस के अंतर्गत आता है, खजुराहो में आता है। और खजुराहो में यदि जिला पूछा जाए तो खजुराहो खुद छतरपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जटकारा पुरातात्विक स्थल किसके अंतर्गत आता है, खजुराहो को। ठीक है, वैसे ही किसी को यदि खाज वगैरह होती है तो वो हाथ पांव अपने झटकारते ही रहते हैं, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों लिखा है खलघाट। खलघाट पुरातात्विक स्थल धार के अंतर्गत आता है। वैसे ही खल मतलब होता है असुर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो होते हैं, खल टाइप के लोग होते हैं, ये कई बार धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि खलों के हाथ में धारदार हथियार हो सकते हैं। तो खलघाट पुरातात्विक स्थल